हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजदेव कुमार निषाद आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको भी पता है, संस्था ऑनलाइन भी कार्य करना प्रारंभ कर दी है और इस संबंध में वीडियो आपको दिए जा रहे हैं। आज आपको प्लांट फिजियोलॉजी के संबंध में लेक्चर दिया जाएगा, लेकिन हमें दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचानी थी, इसलिए हमने सोचा कि पहले आप तक वो शेयर कर दे। सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा के लिए तो हम क्लासेस चला ही रहे हैं। अब संस्था, चूंकि यूपी कैडेट के भी फॉर्म अब बहुत जल्दी अब आपको अप्लाई होंगे, तो उसके संबंध में एक ऑनलाइन और ऑफलाइन हम जो है क्रैश कोर्स रूप में लेके आएंगे, जो 1 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा। दूसरा पेट का, जो आपको पता है प्यूबर्टी प्रेगनेंसी से संबंधित अब जितने भी समूह की भर्तियां आएंगी, उनके लिए प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट या पेट को क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। तो उसके लिए भी कक्षाएं 1 मार्च से, तो दो कक्षाएं हमारी 1 मार्च से शुरू होगी। एक तो एमएससी एजी के लिए, यूपी कैडेट बीएचओ जेआरएफ के लिए क्रैश कोर्स, दूसरा पेट के लिए। ये दोनों कक्षाएं हमारी 1 मार्च से प्रारंभ होगी। तो इसमें जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हमसे जुड़ना चाह रहा है, वो हमारे ऐप के माध्यम से, हमारे सीधे फोन के माध्यम से भी आप हमसे कनेक्ट करके और इससे आप जुड़ सकते हैं। 2 समाचार आप तक हमें पहुंचाना था। तो इसके आगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पर लिखा हुआ है प्लांट वाटर रिलेशनशिप, जिसको हमारे यहाँ मिस्टर नितेश सानी सर आपको पढ़ाते हैं, तो वो आपको उसके बारे में बताएंगे। तो मैं उनको अब आपके लिए बुला रहा हूं और वो इसके बारे में वो आपको पूरी जानकारी देंगे। आइए सर, लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजदेव सर। सभी मित्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है कि हम एक एकलव्य एग्रीकल्चर में एकेडमी में अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। मुझे तो बहुत हर्ष हो रहा है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा काम कर पा रहे हैं, और इसके माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी और हमारी पूरी टीम की कोशिश रहेगी कि आप लोग भावी जो भी एग्जाम होने हैं उसमें बहुत अच्छे नंबरों से सेलेक्ट हुए। ठीक है, इसी के साथ हम क्या देखना चाहते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो होते हैं आपके जनरली लड़कों को बहुत टफ लगते हैं, तो वो एक मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे टॉपिक में क्या आता है, पहला आ जाएगा आपका प्लांट फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी के बाद आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा मैं। जेनेटिक्स के बाद फिर आपको एक चैप्टर आता है, एक पूरा सिलेबस आता है जिसको बोलते हैं आप सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं प्लांट बायोटेक। प्लांट बायोटेक पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद प्लांट बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो इतनी सारी सब्जेक्ट्स हैं और कोशिश करूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन सब्जेक्ट जो लड़के जिससे दूर भागते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इन सब्जेक्ट में मैं दावा करूंगा कि आप उसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि मतलब आपके लिए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो। कुछ इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कोर्स को। तो आप बने रहिए हमारे कोचिंग के साथ और इसको मजे लीजिए और मजे से पढ़िए। कोई ऐसा नहीं कि बर्डन लेके पढ़िए, एकदम एंजॉय करिए। ठीक है, तो देखिए फिजियोलॉजी का आज में बहुत इंपॉर्टेंट एक जो चैप्टर है या इनिशियल चैप्टर है फर्स्ट, उसको बोलते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप। तो प्लांट वाटर रिलेशनशिप आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो प्लांट वाटर रिलेशनशिप है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट और वाटर में क्या रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या कैसे इनमें क्या होता है, कैसे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, क्यों करते हैं, किन कंडीशन में करते हैं, किन कंडीशन में नहीं करते हैं, और वाटर का रोल क्या है प्लांट्स में। ये सारी चीजें हम किसके अंदर में देखेंगे, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। तो प्लांट वाटर रिलेशनशिप में जाने से पहले चैप्टर में आप लोग थोड़ा वाटर के बारे में जान लीजिए कि वाटर क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग बेसिकली छोटे कक्षाओं से क्लासेस से पढ़ते होंगे कि वाटर क्या है, H2O सभी को मालूम है। तो देखिए वाटर क्या है, आपका केमिकल फॉर्मूला उसका होता है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको बोलते हैं H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक, आपको मालूम है ये क्यों है, कोई केमिकल क्यों बनता है, तो उसका आपको ये बता दो शॉर्ट में कि कोई भी अपना जो होता है यूनिवर्स में या कोई भी चीज क्या होना चाहता है, हमेशा निष्क्रिय होना चाहता है। आप भी क्या चाहते हैं, जॉब करने के बाद एक निष्क्रिय लाइफ जीना चाहते हैं। निष्क्रिय मीन्स ये नहीं कि आप वो, लेकिन मतलब लग्जरी लाइफ जीने का मतलब क्या, आपको मेहनत कम करना पड़े, सब कुछ कम करना पड़े, मतलब आप निष्क्रियता की तरफ जाते हैं। तो उसी तरह केमिकल्स में भी होता है, वो भी निष्क्रियता की तरफ जाते हैं। तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर होते हैं बाहरी कक्षा में, तो क्या होते हैं, हाईली एक्टिव होता है। उसी तरह हाइड्रोजन भी होता है, उसके 1 होता है तो वो भी है। ये क्या चाहता है, बाहर हाइड्रोजन चाहता है बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो निष्क्रियता की तरफ जाएगा। ऑक्सीजन भी क्या हो जाए, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो भी निष्क्रियता की तरफ जाएगा। तो एक युक्ति निकाली इन्होंने, दोनों ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेते हैं और साझा करके हर इलेक्ट्रॉन पे दोनों का अधिकार होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन का अधिकार हुआ और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन का। तो देखिए इससे क्या हुआ, इनके 2 पूरे हो गए, इनके 7 हो गए। इससे किया तो इनके 2 पूरे हो गए, इनके 8 हो गए। इस तरह से दोनों ने एक दूसरे को स्थायित्व प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली।
तो आप देखिए इनका केमिकल फॉर्मूला ये हो गया। फिर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है किसी एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या होता है, किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए कि उस चीज का कि हर एटम का क्या होना चाहिए, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर वेट दोनों मालूम होना चाहिए। जैसे क्या होता है, सोडियम आप लोग जानते होंगे, सोडियम को किस तरह लिखा जाता है, 11 and 23, ठीक है। तो 11 क्या हो गया इसका एटॉमिक नंबर हो गया, 23 क्या हो गया एटॉमिक वेट हो गया इसका, ठीक है। तो किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, एटॉमिक वेट को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे आपका वाटर है, तो वाटर में कितने हाइड्रोजन है, 2, और वाटर को हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं आप, 1H1, यानी इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां देखिए 1 एटॉमिक वेट इंटू कितने हाइड्रोजन है, 1 और 2 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट आपको मालूम है, एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक वेट क्या होता है, 16 होता है। तो हमने क्या रखा, 16 लिख दिया। तो कितना हो गया, 16 और 2 कितना मिलके हो गया, 18। तो वाटर का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट 18 हो गया या 18 हो गया, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी केमिकल का निकाल सकते हैं, ग्लूकोज का निकाल सकते हैं, फ्रक्टोज का निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का, ठीक है। तो आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे निकालेंगे। फिर इसके बाद होता है मोलर कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है आपका कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है, ठीक है। मैं आपको मोलरिटी, नॉर्मेलिटी ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी हम पहले बता दे रहे हैं, बाद में निकाल भी सकते हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, किसी भी वाटर 1 लीटर में, 1 लीटर जो वाटर है उसमें वाटर के कितने मोल्स हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वाटर का मोलर कंसंट्रेशन। तो वाटर का क्या हो गया, अमाउंट ऑफ 1 लीटर वाटर इन ml में लिख लिया, ठीक है। तो कितना होगा, 1000 ml। फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या है आपका, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, मैंने आपको बताया। तो 1000 डिवाइडेड बाई 18 तो आएगा वैल्यू 55.55 मोल पर लीटर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत पूछा जाता है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होता है। सॉइल साइंस में जाएंगे या फिजियोलॉजी में, इसको रट लीजिएगा अच्छे से, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है, वाटर जो हमारा होता है, तो वाटर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है हमारी बॉडी में। तो हमारी जो लाइफ की जो उत्पत्ति हुई थी या ओरिजिन ऑफ लाइफ जो भी हुआ था, किसमें हुआ था, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि समुद्र में हुआ था या फिर वाटर बॉडीज में हुआ था, ठीक है। इसका मतलब जो हमारी उत्पत्ति ही वाटर में हुई है, इसलिए हमारा क्या है, सेल उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली इवोल्यूशन हुआ और हमारे क्या हुआ, वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। तो क्या होता है, क्या ऐसा इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ऐसे गुण है जिसके कारण वाटर क्या होता है आपका हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। तो क्या होता है, वाटर का सबसे पहले ये जानिएगा कि मॉलिक्यूलर वेट शॉर्ट होता है, कम होता है। तो इसका क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, पहली चीज। दूसरी क्या होता है, वाटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी सार्वत्रिक विलायक। क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते किसे हैं, तो देखिए वाटर क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक साल्ट्स और बहुत सारे इनऑर्गेनिक साल्ट को क्या करता है, इजिली अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है, जिस कारण से इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये आंसर हो गया। फिर इसका यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, तो क्यों के लिए आप बताएंगे, क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और बहुत सारे सॉल्यूट और बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्यूट दोनों को अपने अंदर ये घोलने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। अब बात आती है कि दोनों को अपने अंदर घोलने की क्षमता क्यों रखता है वाटर। तो वाटर के अंदर एक बहुत हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, यानी किसी चीज को अगर घोलेंगे तो उसमें से एनर्जी जो निकलेगी उसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो वाटर की हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर किसी भी चीज को इजिली अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। बहुत सारे, मतलब ये नहीं होता है कि सभी, अगर ये क्वेश्चन बोले कि वाटर सभी साल्ट्स को अपने अंदर घोल लेता है, तो बिल्कुल गलत आंसर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये है बहुत सारे, ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे और इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारे, ठीक है। फिर दूसरा चीज बोलते हैं कि आपका वाटर लिक्विड क्यों दिखाई देता है। तो आपको ये चीज याद रख लीजिए कि जो भी केमिकल है उसमें या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोराइड, इनके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, तो वो केमिकल क्या करेंगे, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। याद रखिएगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, वो केमिकल जिसके अंदर ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो और इनके साथ क्या हो, कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो ये केमिकल क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए सक्षम होंगे, ठीक है।
तो क्या होता है, वाटर एक मॉलिक्यूल जो वाटर का होता है, मान लीजिए ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का है, तो आपस में एक दूसरे से क्या होता है, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं, जो कि एक सहसंयोजक बंध नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब सहसंयोजक बंध के प्रकार ये नहीं है। तो क्वेश्चन कभी पूछते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड है, तो ये क्या सहयोजक बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आंसर क्या होगा, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों को साझा नहीं होता है। तो ये एक बहुत वीक फोर्स होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जुड़े रहते हैं, और उनकी अवस्था क्या कहलाती है, लिक्विड। ठीक है, अमोनिया में भी होता है, लेकिन अमोनिया का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, बेंट होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनता तो है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहता, जिसके कारण मॉलिक्यूल पास नहीं आते हैं। इसलिए अमोनिया में क्या होता है, गैस के फॉर्म में अमोनिया पाई जाती है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन जो वाटर में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है कि वाटर का जो डेंसिटी या घनत्व, वाटर का जो घनत्व है कितने टेम्परेचर पे जो होता है मैक्सिमम होता है। तो वाटर, याद रखिएगा, वाटर के घनत्व की मैक्सिमम वैल्यू होती है जो 1 होती है, और वो वैल्यू कितने टेम्परेचर पे होती है, तो याद रखेंगे उसका टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे आइए स्लाइड्स में देखते हैं। आपने अभी वाटर के बारे में पढ़ा, अब हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा आप लोगों को एप्लीकेशन रहता है, बहुत ज्यादा तो नहीं रहता, तो हल्का सा इसके बारे में हम टच करते हुए चलेंगे। ठीक, तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है किसी चीज का, कि when we express molecular weight of any chemical in gram then it is called gram molecular weight। अगर किसी भी केमिकल का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में डिनोट करें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। जैसे एग्जांपल देख ले, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो 1 + 1 + 16 = 18। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट हम देखते हैं, तो ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। तो देखिए 6 मॉलिक्यूल कार्बन के हैं, और कार्बन का मैंने आपको बताया था एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट 12 होता है, तो 6 × 12 कितना हो गया, 72। फिर हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 12 एटम्स हैं, और क्या है आपके हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है, आपको मालूम है, तो क्या हो गया 12 × 1। फिर ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे, 6, तो 6 रख दिया, और उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या हो गया, 16, तो 6 × 16 कर दिया। इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 180। तो इसको याद कर लीजिएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है मॉलिक्यूलर वेट हो गया, यानी उसके सारे एटॉमिक वेट को, जो भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है, ठीक है, ये जैसे मॉलिक्यूल क्या है, वाटर, सपोज दैट क्या है आपका मॉलिक्यूल, वाटर। तो वाटर एक पूरा क्या हो गया, मॉलिक्यूल, तो इसके एटम क्या होंगे, तो इसके एटम हो गया एक हाइड्रोजन, फिर क्या हो गया ऑक्सीजन, फिर दूसरा क्या हो गया हाइड्रोजन। तो इसमें 3 एटम है, 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का। तो याद रखिएगा, कभी भी आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो उस केमिकल का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला मालूम है तो क्या होना चाहिए, आपको उसका एटॉमिक वेट मालूम होना चाहिए। तो उसके सारे एटम्स के एटॉमिक वेट आप जोड़ देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, इसके बाद आता है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, किसी भी केमिकल का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई उसका मैक्सिमम, या तो प्लस चार्ज ले लीजिए या क्या लीजिए, माइनस चार्ज ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं NaCl है, तो NaCl का आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो इसके सभी एटम्स, 2 एटम्स हैं, एक सोडियम है, दूसरा क्या है, क्लोराइड है। तो सोडियम का एटॉमिक वेट लिखेंगे तो 23 होता है, क्लोराइड का एटॉमिक वेट कितना है, 35.5 होता है, तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, 58.5। तो ये NaCl का मॉलिक्यूलर वेट है। अब NaCl अगर डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो 2 चार्ज पे बनते हैं, एक सोडियम पे प्लस बनते हैं, क्लोराइड पे माइनस चार्ज आते हैं, एक रहते हैं। तो इनका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ केमिकल, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl कितना हो गया, 58.5, और डिवाइडेड बाय उसको मैक्सिमम चार्ज, या तो प्लस रहे या तो माइनस है। तो ये देखिए, प्लस अगर लेंगे तो 1 चार्ज है, माइनस लेंगे तो भी 1 चार्ज है। ठीक है, तो हमने डिवाइडेड बाय 1 रख दिया, तो जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गया, NaCl का इक्विवेलेंट वेट हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड को लेकर। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं, MgCl2। क्या लिखते हैं, MgCl2। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, MgCl2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, Mg का मैग्नीशियम का क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है 24 होता है, और क्लोराइड का आपको मालूम है 35.5। तो ये 2, चूंकि क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल है तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो गया और ये 24 हो गया, तो 70 20 90 94 आ गया आपका। कितनी वैल्यू आ गई है, 94 आ गई। ठीक है, अब हो गया कि मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर
वाटर में घोलेंगे या डिसॉल्व करेंगे तो आयनाइज किस फॉर्म में होगा, तो देखिए MgCl2 इस तरह से बनेगा। मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज होंगे, प्लस 2 क्लोराइड के एटम्स होंगे, उस पे क्या होंगे, एक माइनस चार्ज होंगे। तो माइनस चार्ज वाले ये 2 मॉलिक्यूल है, तो माइनस चार्ज टोटल कितना हो गया, 2। अगर प्लस चार्ज की देखेंगे तो 1 मैग्नीशियम है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितने हैं, 2 प्लस चार्ज है। तो यानी मैक्सिमम जो चार्ज हो गया 2 हो गया। या तो प्लस की लेंगे तो भी 2 हो गया, माइनस की लेंगे तो भी 2 हो गया। क्यों, क्योंकि सिंगल माइनस है लेकिन एटम कितने हैं, 2 है आपके। ठीक, तो देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2 क्या हो जाएगा, तो MgCl2 का क्या लिखेंगे, पहले मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट आपने निकाला कितना हो गया, 94। और इसका मैक्सिमम चार्ज या तो प्लस ले लीजिए या क्या ले लीजिए, माइनस। तो ये देखिए ये 2 है तो 2 से 2 माइनस हो गया, और 2 प्लस है तो ये हो गया। तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो वैल्यू आ गई आपकी जितनी 45 और 2 47। तो आपकी 47 क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्यों आपको बताया, क्योंकि अभी जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक नॉर्मल सोल्यूशन होता है, एक मोलर सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे नॉर्मल सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, मोलर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में हल्की सी आपको जानकारी है। ठीक है, तो आइए जानते हैं नॉर्मल सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, मोलर सोल्यूशन होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। ठीक, तो आखिर आपको अगर कहा जाए कि मोलर सोल्यूशन बनाइए या 1 मोलर सोल्यूशन बनाइए, तो उसको आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या होती है। व्हेन वी डिसॉल्व ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट यानी उसके मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में डिनोट करते हैं तो क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। जैसे आपका NaCl का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 58.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर वेट बोला जाए तो 58.5 बोलेंगे, लेकिन अगर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोलना हो तो उसमें ग्राम और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 58.5 ग्राम हो गया। ठीक है, तो उसी को 1 मोल बोलेंगे। तो व्हेन वी डिसॉल्व ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी केमिकल और सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, याद रखिएगा यहां 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, देन रिजल्टेंट सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सोल्यूशन या 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जैसे चीनी का ग्लूकोज का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो आपको मालूम है अभी मैंने बताया था ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 180। तो अगर हम ग्लूकोज का 1 मोल लेना चाहते हैं या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लेना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, 180 ग्राम ग्लूकोज लेना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, 180 ग्राम ग्लूकोज को ही 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बोल सकते हैं या 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 180 ग्राम ग्लूकोज को पानी में घोल के जो शरबत बनाना है या सॉल्यूशन बनाना है उसको कहां तक मेंटेन करना है, 1 लीटर तक। तो ऐसा जो सोल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे ग्लूकोज का मोलर सोल्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपने ग्लूकोज लिया C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आपको मालूम है, 180। ठीक है, तो आप मोलर सोल्यूशन बनाएंगे कैसे उसको ध्यान दीजिए। तो आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है जिसमें क्या हो, 1 लीटर आपका मार्क हो। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको लेना है करीब आधा लीटर पहले डिस्टिल वाटर ले लेना है। कितना लेना है, 500 ml डिस्टिल वाटर लेना है। तो आपने मेंटेन कर लिया, यहां तक आपने डिस्टिल वाटर ले लिया। अब क्या करना है, इसमें 180 ग्राम ग्लूकोज को इसके अंदर क्या कर देना है, डाल देना है, और फिर इसको स्टीर करना है, मतलब घुमाना है। ठीक है, तो घूमते घूमते क्या हो जाएगा, इसके अंदर ग्लूकोज क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, और कैसा बन जाएगा, एक शरबत बन जाएगा, पानी जैसा बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं घुलता है तो इसमें फिर से थोड़ा सा वाटर और डालेंगे और क्या करेंगे, फिर से उसको स्टीर करेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, टोटली डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने के बाद आपको क्या करना है, बाहर से वाटर डालते डालते मेंटेन कहां तक करना है, 1 लीटर तक। यानी आपका सोल्यूशन यानी विलियन, जिसको घोल बोलते हैं। तो सोल्यूशन टोटल कितना होना चाहिए, जिसमें वाटर प्लस ग्लूकोज मिलने के बाद जो वॉल्यूम आए वो कहां तक रहे, 1 लीटर रहे। तो ऐसे को बोलेंगे 1 लीटर सोल्यूशन। तो देखिए क्या हुआ, हमने किया, 1 लीटर सोल्यूशन लिया यानी वाटर प्लस ग्लूकोज लिया, और उसमें ग्लूकोज कितना लिया, 180 ग्राम लिया। तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन मिला इसको हम बोलेंगे 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। अगर बात NaCl के किया जाए तो NaCl के केस में क्या करेंगे, आपको मालूम है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 58.5 ग्राम होता है। आपको क्या करना है, 58.5 ग्राम क्या करना है, लेना है साल्ट या नमक लेना है, आधा लीटर पानी में क्या करना है, इसको डिसॉल्व करना है, और डिसॉल्व करते करते नहीं घुलता है तो थोड़ा पानी और डालेंगे, थोड़ा और डालेंगे, और डालते डालते क्या, जब एक समय घुल जाएगा, सपोज दैट 700 ml वाटर में पूरी तरह घुल गया, फिर आपको क्या करना है, 300 ml वाटर और डाल के क्या करना है, 1 लीटर पे, यहां जो मार्क है 1 लीटर का, वहां तक मेंटेन कर लेना है। तो ऐसा सोल्यूशन बोला जाएगा 1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ NaCl या नमक का 1 मोलर सोल्यूशन, नॉर्मल नहीं मोलर।
ठीक है। तो वही हो गया आपका व्हेन वी डिसॉल्व ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी केमिकल और सॉल्यूट। सॉल्यूट किसे बोलते हैं, सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, और सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो चीज हमेशा ज्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है, जो भी केमिकल हमेशा ज्यादा अमाउंट में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे सॉल्यूशन में क्या हुआ, पानी 1 लीटर था और ये क्या था, बहुत कम था, तो यहां सॉल्वेंट कौन हुआ, जो घोल रहा है, वाटर हुआ, तो वाटर को बोलेंगे सॉल्वेंट या फिर विलायक। और जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट या विलेय, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों को सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलने के बाद जो एक मिक्सचर बनता है उसको हम बोलते हैं विलयन या फिर सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से डेफिनेशन क्लियर हो गया। व्हेन वी डिसॉल्व ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मतलब कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी केमिकल और सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। अब दूसरी चीज आती है नॉर्मल सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन के बाद आपसे पूछते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, इसमें आपको क्या करना है, यहां पे सीधे लिख देना है नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन। तो यहां पे हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट की जगह आप क्या करेंगे, व्हेन वी डिसॉल्व एक ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, when we dissolve 1 gram equivalent weight of any chemical substance या solute in 1 liter of solution, then resultant solution is called, क्या बोलेंगे इसको, normal solution। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जब आपको नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्या करना पड़ेगा, उसका चार्ज आपको मालूम होना चाहिए। मैंने बताया था कि क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, किसी भी केमिकल के मॉलिक्यूलर वेट को उसके मैक्सिमम या तो प्लस चार्ज या तो मैक्सिमम माइनस चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी उसी को बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो जैसे अगर हमको NaCl को बोला जाए तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5 होता है, ठीक है। उसको चार्ज मैक्सिमम कितना होता है, या तो 1 प्लस होगा या 1 माइनस होगा, तो डिवाइड के बाद वैल्यू क्या आ जाएगा, 58.5 होगी। अब क्या करेंगे, इसको 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, यानी वाटर थोड़ा लेंगे, फिर इसको डिसॉल्व करते 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 टोटल मेंटेन कहां तक कर देंगे, लेवल 1 लीटर तक। तो ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा इसी को हम बोलेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। अब दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अगर MgCl2 का क्या बनाना है, आपको नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है और मोलर सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन बना के मैं यहां दिखाता हूं। MgCl2 का भी हमने क्या निकाला था, मॉलिक्यूलर वेट आपको 90, Mg हो गया 24 प्लस क्लोरीड 2 है तो 35.5 इंटू 2 कर दिया, तो कितना हो गया 70 और प्लस 20 94 हो गया, 94 हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, 94 हो गया। अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन में 94 ग्राम क्या कर दें, मैग्नीशियम क्लोराइड घोल दें, यानी 1 ग्राम मोल घोल दें, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ MgCl2। लेकिन अगर हमको 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, पहला क्या हुआ 1 मोलर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पे याद रखिएगा क्या क्या घोलना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट घोलना है। क्या घोलना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो आपको मालूम है ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसका मैक्सिमम जो मॉलिक्यूलर वेट होता है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस या माइनस चार्ज। आपको मालूम है MgCl ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस ये 2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो आपका क्या हो गया 94 मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चार्ज 2 हो गया, वैल्यू क्या आ गया आपकी 47 आ गई। तो अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन में 47 ग्राम क्या रखें, MgCl2 रखें, तो जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1 नॉर्मल MgCl2। अगर उसी में उतने सॉल्यूशन में क्या करें 94 ग्राम अगर MgCl2 डिसॉल्व कर दें तो हमको क्या मिलेगा 1 मोलर MgCl2। अब बात NaCl की करेंगे, तो NaCl के वैल्यू में क्या होता है, चार्ज 1 होता है, तो उसका नॉर्मल सॉल्यूशन और मोलर सॉल्यूशन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम। लेकिन यहां पे देखिए कौन सांद्र होगा, ज्यादा गाढ़ा कौन होगा, जाहिर सी बात है जिसमें क्या होगा आपका सॉल्यूट ज्यादा होगा, गाढ़ा होगा।
यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का 1 मोलर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमेशा उसके 1 नॉर्मल सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा, हमेशा 2 गुना होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने नॉर्मल सॉल्यूशन और मोलर सॉल्यूशन बनाना सीख लिया, क्योंकि इसका एप्लीकेशन कहां पे आएगा, जब आप क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते समय आपको समझ में आएगा कि वाटर का मूवमेंट किधर से किधर जाएगा, वो आपको बताया जाएगा कि वाटर मूव किधर से किधर की तरफ करता है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि आपकी जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके फिजियोलॉजी में, आपका इम्बिबिशन, आपकी ऑस्मोसिस, आपकी डिफ्यूजन, तो ये सारी चीजों को हम एक बाय एक करके देखते हैं। ठीक है, आइए अब हम मेन अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो फिजियोलॉजी को आपको चैप्टर है, क्या बोलते हैं, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। तो प्लांट वाटर रिलेशनशिप में जो पहला टर्मिनोलॉजी आती है, जिसको हम बोलते हैं इम्बिबिशन। ठीक है, तो इम्बिबिशन को हम समझेंगे क्या होता है। तो देखिए क्या होता है इम्बिबिशन, इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ, याद रखिएगा 2 वर्ड होता है, एक वर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, और हमने यहां पे क्या लिखा है, एडजॉर्प्शन। यहां पे हमारा क्या है, एड, ये डी है, यहां पे क्या है आपका बी। तो इट इज द एडजॉर्प्शन। ठीक है, इट इज द एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स। कोलाइड पार्टिकल्स सच एज, क्या हो सकते हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन्स या लिग्निन्स, और भी सारे होते हैं। तो देखिए क्या होते हैं, ये जितने भी तरह के कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं, तो मैक्सिमम कोलाइड पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए ये कोई कोलाइड है, ये सेलुलोज है, तो इसके ऊपर क्या होंगे, जनरली बहुत सारे क्या होंगे, इस तरह से निगेटिव चार्ज होंगे। ये एक मॉलिक्यूल है मान लीजिए सेलुलोज का। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे निगेटिव चार्ज होंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये जो वाटर होते हैं, ये H, फिर O, और फिर क्या हो गया H। तो इस पे क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, तो इसके ऊपर हल्का सा प्लस चार्ज आ जाता है, इसके पे हल्का सा माइनस चार्ज, और इसके पर भी हल्का सा प्लस चार्ज होते हैं। तो क्या होते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इस निगेटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, इस पे वाटर मॉलिक्यूल जाके एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे क्या होंगे, इसके सरफेस पे कर लेंगे। जैसे मान लीजिए पेन है, एक कोलाइड है, तो क्या करेगा, अपने ऊपर बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल के क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब क्या होता है, मान लीजिए ये वाटर है, आपने पानी लिया बीकर में, तो पानी मान लीजिए ये है। ठीक है, तो पानी में जब आप चीनी घोलते हैं तो आपको देखते होंगे कि पानी का लेवल बढ़ता नहीं है। एक लेवल तक जब उसमें चीनी घोलेंगे तो पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। तो क्यों नहीं बढ़ता है, तो अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये मान लीजिए आपके वाटर के सारे मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो वाटर का एक मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के बीच में क्या होता है, हमेशा छोटा छोटा क्या होता है, गैप होता है। ठीक है ना, तो हर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, एक छोटा छोटा गैप होगा। जब हम चीनी डिसॉल्व करते हैं तो वो चीनी क्या होती है, मान लीजिए चीनी को हम ब्लू से दिखा रहे हैं, तो वो चीनी के कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, जाके इनके बीच में जो स्पेस है या जगह बची है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनके बीच में जाके क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, जिसके कारण इसका क्या होता है, टोटल आयतन नहीं बढ़ता, इसलिए आपका पानी का तल भी क्या होता है, ऊपर नहीं बढ़ता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में। लेकिन आप इसमें अगर मिट्टी घोले तो मिट्टी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो मिट्टी के मॉलिक्यूल बड़े होंगे तो क्या होंगे, इसके बीच में फिट नहीं होंगे। जैसे ही फिट होंगे तो मान लीजिए क्या होगा, ये बड़ा सा मिट्टी का मॉलिक्यूल आया, तो क्या करेगा, जैसे बड़ा आया तो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को दूर दूर ढकेल देगा। दूर दूर ढकलने का मतलब क्या हो गया, उसका वाटर का आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। और वाटर का आयतन बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि पहले पानी इतना था, मिट्टी घोलने के बाद पानी कहां चढ़ जाएगा, यहाँ पे। चीनी के केस में क्या हुआ था, इनके बीच में स्पेस में चीनी समा गई थी, तो भाई गैप था, तो गैप में आप मान लीजिए 4 लड़के एक डेस्क पे 4 लड़के मैक्सिमम बैठ सकते हैं। ठीक है, तो 4 में क्या हुआ, 2 लड़के बैठे थे, एक तीसरा लड़का आया क्लास में। ठीक है, उसने क्या कर दिया, आपके बीच में बैठ गया, तो क्या आपका डेस्क से बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन क्या हुआ, आप 4 स्पेस है और चारों क्या है, फुल है, और एक बड़ा सा लड़का आ जाए या मोटा सा लड़का आ जाए और फिर वो बीच में आकर बैठ जाए, तो क्या करेगा, आपको खिसकाएगा, और खिसकाएगा तो अब क्या हो जाएंगे, एक आदमी बाहर जाएगा, तो इसका मतलब आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। तो सेम वही चीज यहां पे होती है। तो ये क्या होता है यहाँ पे इम्बिबिशन में क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है जो कोलाइड पार्टिकल होता है, और वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के अपने सरफेस पे क्या करता है, चिपका लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोलाइड पार्टिकल छोटे छोटे हैं, उसके बीच में ये क्या कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल को रख लिया, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल जो है आपका कोलाइड का, वो अपने ऊपर छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल को इस तरह से क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। फिर दूसरा वाला कोलाइड पार्टिकल ये है, तो ये भी क्या करेगा, वाटर को छोटे छोटे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अपने ऊपर अटैच करेगा, ये भी अटैच करेगा। तो मान लीजिए यहाँ बहुत सारे हैं, तो सभी अटैच करते करते क्या होगा, एक लेयर बनाएगा, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, तो क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आप यही कारण होता है कि जब आप बारिश में देखते हैं तो बारिश में दरवाजे आप देखते होंगे या तो खोलने में या फिर बंद करने में क्या होता है, आपको परेशानी होती है। क्यों परेशानी होती है, उसका एग्जांपल ऐसे देखिए। मान लीजिए ये आपका दरवाजा है, ठीक है। दरवाजे में यहां भी यहां आपके क्या है, ये सब क्या है आपके कोलाइड पार्टिकल। मैंने बताया दरवाजा किसका बना होता है, लकड़ी का। और लकड़ी एक्चुअल में क्या होती है, लकड़ी एक्चुअल में आपका सेल वॉल की बनी होती है। और आपको मालूम है कि सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और एक एक्सटेंसिव प्रोटीन होती है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है। ये मान लीजिए सेलुलोज के सारे पार्टिकल और हेमीसेलुलोज के। तो ये क्या होगा, वाटर जैसे बारिश होगा तो इन्वायरमेंट में आपको मालूम है मॉइस्चर गेन करेगा। मॉइस्चर गेन करेगा तो क्या करेगा, इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वाटर मॉलिक्यूल का अपने सरफेस के ऊपर चिपका लेंगे। तो ये देखिए कैसा है, इसने क्या किया, एक वाटर का लेयर बनाया अपने सरफेस के ऊपर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा। फिर क्या करेगा, एक लेयर और बनाएगा। अब देख रहे हैं स्पेस वाला भर गया, तो ये भी वाला क्या करेगा, बनाएगा। ये क्या करेंगे, तो सभी क्या होंगे, कोलाइड पार्टिकल अपने ऊपर कई लेयर बनाएंगे वाटर की। तो क्या हो जाएगा, एक कोलाइड का रिजल्टेंट जो साइज होगा, पहले मान लीजिए दोनों यहां पे रह होंगे, अब क्या हो जाएंगे, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद एक इधर खिसक जाएगा, एक इधर खिसक जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर यहां से ये देखिए वाटर की ये लेयर चढ़ी हुई है, ये लेयर चढ़ी हुई है। इससे कारण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से थोड़ी दूर खिसक जाएंगे। यही कारण होता है कि बारिश में जब वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है सरफेस पे, तो लकड़ी क्या हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनके कोलाइड पार्टिकल एक दूसरे से हल्के से खिसक के दूर हो जाते हैं। इसका मतलब आपका टोटल लकड़ी का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो आपका कब्जा तो फिक्स है। इसके कारण क्या होता है, दरवाजा न तो अच्छे से बंद कर सकते हैं और नहीं बंद है तो नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इम्बिबिशन क्या है, इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल on the surface of colloid molecules such as cellulose, hemicellulose, proteins and lignin। तो ये अगर एग्जांपल आपसे कभी कोलाइड का पूछ ले तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन्स ये सारे होते हैं, ठीक है। तो अभी समय के अभाव में हम आपको पूरा क्लास नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरी उम्मीद यही है कि आप लोगों को लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया होगा तो आपका जो भी फीडबैक होगा, जो भी कमियां होंगी उसको सुधार की जाएंगी, आप उसको जरूर बताएंगे फीडबैक में, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक। जय हिंद।